प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को सांख्य दर्शन के विकासवाद सिद्धांत के बारे में बताया था कि सांख्य दर्शन किस प्रकार अपने 25 तत्वों को मानता है और उन तत्वों के स्वरूप की वो विवेचना करता है। सांख्य दर्शन जहाँ प्रकृति और पुरुष के मेल से, दोनों के संबंध से जो है इस सृष्टि के विकास को शुरू करता है और इस पूरे विकास के क्रम में जो है वो कुल 25 तत्वों की उत्पत्ति बतलाता है। ठीक है ना। 25 प्रकार के तत्व जो हैं उनका अपना अपना स्वभाव है और अपने अपने स्वभाव के कारण उनकी अपनी खुद की अलग महत्ता है। ठीक है। उसी प्रक्रिया को, सृष्टि प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि सांख्य दर्शन अपने इस सृष्टि प्रक्रिया के बारे में उनकी क्या विशेषताएं वो स्पष्ट करता है। ठीक है ना। पहली विशेषता है कि सृष्टि को सांख्य दर्शन आविर्भूत मानता है ना। सारी वस्तुएं प्रकृति में अव्यक्त होती हैं जो सृष्टि प्रक्रिया से प्रकाशित होती हैं। वो कहता है कि जगत में जितनी भी चीजें हैं वो सारी प्रकृति में पहले से अव्यक्त हैं और जैसे ही ये सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वो सारी अव्यक्त चीजें व्यक्त हो जाती हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता है कि सृष्टि प्रक्रिया का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। सबसे पहले बुद्धि विकसित होती है जो अति सूक्ष्म है। अहंकार बुद्धि के बाद विकसित होता है, उसके बाद इंद्रियां और पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं जो स्थूल है। तो ये जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर विकसित होती है। तीसरी विशेषता है कि जड़ जिसके द्वारा जगत विकसित हुआ है वह अविनाशी कहा गया है कि जड़ जो मैटर है वो कभी नष्ट नहीं होता। प्रकृति जो अचेतन जड़ है उससे सारे जगत का विकास हुआ है, वह ज्यों की त्यों रहती है। प्रकृति का कभी जो है कुछ नाश नहीं होता, वह सदैव एक जैसी रहती है। उसमें किसी प्रकार का कोई हास, किसी प्रकार का कोई जो है उसमें उसका कोई नष्ट नहीं होता, उसका अंश हमेशा ऐसी ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में 4 प्रकार के तत्व हैं। एक है प्रकृति, दूसरा विकृति, तीसरा है प्रकृति और विकृति जो दोनों हैं और चौथा है जो न प्रकृति है न विकृति। इस प्रकार देखें हम तो सांख्य दर्शन जो है वो कहता है कि प्रकृति मात्र प्रकृति है क्योंकि वह किसी अन्य तत्व से उत्पन्न नहीं होती अपितु स्वयं जगत को उत्पन्न करती है, इसलिए वो प्रकृति है। पुरुष न प्रकृति है न विकृति है क्योंकि है कार्य कारण की श्रृंखला से परे है। अहंकार, बुद्धि और 5 तन्मात्र आदि 7 तत्व प्रकृति व विकृति दोनों है। 7 तत्व अहंकार, बुद्धि और 5 तन्मात्राएं, क्योंकि ये तीनों ही किसी ना किसी जो है तत्व को उत्पन्न करते हैं। 16 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत और 1 मन, ये 16 तत्व हो गए। ये मात्र विकृति हैं जो कि किसी को उत्पन्न नहीं करते, ये स्वयं किसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको हम केवल विकृति कहते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये 25 तत्व हैं जो सांख्य दर्शन के विकासवाद के आधारभूत तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रकृति, दूसरा है पुरुष, फिर महत या बुद्धि, फिर अहंकार, फिर मन, फिर 5 ज्ञानेन्द्रियां, फिर 5 कर्मेंद्रियां, फिर 5 महाभूत, फिर 5 तन्मात्र और इनको मिलाकर के जो है ये 25 तत्व मिलकर के विकासवाद कहलाते हैं। फिर है अचेतन प्रयोजनवाद कि सांख्य का विकासवाद निष्प्रयोजन या यंत्रवत नहीं है अपितु विकासवाद में प्रयोजन या उद्देश्य निहित है। विकास का आधार अचेतन प्रकृति है। प्रश्न ये उठता है कि क्या सांख्य जो विकासवाद है क्या ये अचेतन प्रयोजनवाद है या अर्थात इसका कोई उद्देश्य है? क्या इस विकासवाद का कोई उद्देश्य है? तो फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या अचेतन प्रकृति का भी कोई प्रयोजन हो सकता है? क्योंकि जगत का कारण मूल प्रकृति है और प्रकृति अपने आप में अचेतन है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या अचेतन प्रकृति का भी कोई प्रयोजन हो सकता है? सांख्य कहता है कि केवल चेतन वस्तु का ही प्रयोजन नहीं होता,
अचेतन का भी प्रयोजन होता है। इसके अनेक उदाहरण हमारे व्यवहारिक जीवन में मिलते हैं, जैसे गाय के स्तन से बछड़े के लिए दूध निकलना। चूंकि दूध अचेतन है, फिर भी बछड़े के लिए जीवन दान है। इसी प्रकार वृक्ष के फल फूल आना, यद्यपि वृक्ष अचेतन है, फिर भी मनुष्यों को लाभ पहुंचाने के लिए उसमें फल फूल का आविर्भाव होता है। तो ये जो उदाहरण दिए हैं कि क्या अचेतन का भी प्रयोजन होता है, तो वास्तव में प्रयोजन होता है कि जैसे हम वृक्ष के फल फूल उगते हैं, चूंकि वृक्ष स्वयं अपने फल फूल नहीं खाता, वो अचेतन है, किंतु उसके द्वारा उत्पन्न किए गए फलों से लोगों को जीवन दान मिलता है। इसी प्रकार गाय का जो दूध है वो स्वयं अचेतन है, किंतु जो बछड़ा है उसके लिए वो दूध जो है जीवन दान। इसलिए सांख्य का विकासवाद अचेतन प्रयोजनवादी है। इसी प्रकार पृथ्वी से जल का प्राप्त होना, जल अचेतन है, फिर भी वह जीवों को आनंद प्रदान करने के उद्देश्य से प्रभावित होता है। इस प्रकार अचेतन प्रकृति भी प्रयोजन युक्त है। यह विकास के द्वारा पुरुष के प्रयोजन को अपनाने में प्रयत्नशील रहती है। पुरुष का प्रयोजन क्या है? कि पुरुष का प्रयोजन है कैवल्य की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। ये उसके प्रयोजन में उसकी सहायता करती है। यह विकास के द्वारा पुरुष के प्रयोजन को अपनाने में प्रयत्नशील रहती है। प्रकृति का विकास पुरुषों को अर्थात आत्माओं को सुख दुख का भोग कराना है। इसलिए विकासवाद का उद्देश्य प्रकृति के प्रयोजन को प्रमाणित करना नहीं है, अपितु पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करना है। पुरुष का प्रयोजन मोक्ष को अपनाना है, कैवल्य की प्राप्ति करना है। प्रकृति का भी प्रयोजन है, यद्यपि प्रकृति को इसका ज्ञान नहीं रहता। प्रकृति जो है पुरुष के मोक्ष के लिए कार्यान्वित रहती है। जितनी भी विकृतियां हैं वे सब पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने में सहायक साधन मात्र हैं। जितने भी विकार हैं, जितनी विकृतियां उत्पन्न होती हैं, वे समस्त पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने में एक सहायक साधन मात्र हैं। इस तरह संपूर्ण सृष्टि पुरुष को मुक्त करने का प्रयास करती है। जब तक समस्त पुरुषों को मोक्ष नहीं मिल जाता, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अतः सांख्य का विकासवाद सिद्धांत प्रयोजनात्मक या उद्देश्य मूलक है। प्रकृति केवल प्रकृति है, पुरुष न प्रकृति न विकृति, क्योंकि वह कार्य कारण से परे है। ठीक है ना। तो पुरुष जो है ना प्रकृति और ना विकृति है। फिर तीसरा है बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्र। 7 हो गए, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्र। ये 7 तत्व प्रकृति व विकृति दोनों है। फिर मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत। ये मात्र विकृति हैं, क्योंकि ये जो 16 तत्व हैं ये किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करते, इसलिए ये केवल विकृति मात्र हैं। इस प्रकार ये कुछ विशेषताएं हैं जो सांख्य के विकासवाद सिद्धांत को स्पष्ट करती हैं कि सांख्य के जो 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों का क्या स्वरूप है, कौन सा तत्व प्रकृति है, कौन सा विकृति है, कौन सा ये दोनों है और कौन सा दोनों नहीं है। तो विकासवाद सिद्धांत को अध्ययन करने से हमें इन चीजों का पता लगता है और ये पता लगता है कि इस जगत का मूल कारण केवल प्रकृति है और बाकी सारी चीजें प्रकृति के साथ में मिलकर के पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करने की साधन मात्र हैं। और पुरुष का प्रयोजन है कैवल्य की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, उसके अपने स्वरूप को जानना पुरुष का यही प्रयोजन है। और सांख्य का यह जो विकासवाद है ये अचेतन प्रयोजनवादी है, क्योंकि यहाँ पर अचेतन का भी प्रयोजन निहित है, उसका भी उद्देश्य है। जिस प्रकार वृक्ष के फल फूल आते हैं वो लोगों के लिए जीवनदान है, क्योंकि वृक्ष उनका उपभोग नहीं करता, क्योंकि वृक्ष अचेतन है। इसी प्रकार प्रकृति खुद स्वयं अचेतन है, लेकिन
जगत की वस्तुएं जो हैं वो निर्मित करती है और पुरुष जो अपने आप में चेतन है वो उनका उपभोग करता है। तो प्रकृति का भी प्रयोजन है कि इस जगत का निर्माण करना पुरुष के भोग के लिए और फिर उन पुरुष के मुक्ति के लिए उन सभी को उसमें लगा देना। तो ये सांख्य का विकासवाद सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें अक्सर पूछा जाता है और बड़ा प्रश्न सांख्य का सबसे मजबूत प्रश्न है ये। इसलिए आप लोग इसको ढंग से तैयार करना, सारे 25 तत्वों की विवेचना इसमें आपको डालनी है, बड़े ही इसको तरीके से तैयार करना। धन्यवाद।